खान साहब के साथ कमिटमेंट मोनेस ने की थी कि हम आपके साथ लड़े थे 18 में इलेक्शन। बाद में मोनेस को उन्होंने फेडरल मिनिस्टर बनाया। उसके बाद उन्होंने परवेज साहब को पंजाब का सीएम बनाया। अगर वो बात इल्जाम मोनेस पे है कि किसी के साथ कमिटमेंट करके पूरी करता है, तो मेरे ख्याल है मोनेस पे ये इल्जाम ठीक है। जोई समान का एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुक रहा, ऊपर नीचे उतार चढ़ाव आते रहते हैं। जो खान के साथ खड़ा है उसने भुगतना है। मेरा नहीं ख्याल कि ये गवर्नमेंट 5 साल चलेगी। अगले 7-8 महीने के अंदर शायद इनको बाई इलेक्शन कराना पड़े। पीटीआई के ऊपर जुल्म जबर उस दौर में हुए हैं, वो उसकी रिस्पॉन्सिबल मोहसिन नकवी साहब हैं। जो काम सालेक हुसैन और शाफ हुसैन ने कर दिया है, अपनी फैमिलीज के साथ ज्यादती की, जिसके ऊपर आंटी कैसर लाई ने और आंटी समीरा लाई ने बड़ी खुल के बात की है कि उनके घरों के अंदर पुलिस का घुस जाना। अगर उनका दिल खुला है और वो ये देखते हैं कि हम इनको माफ कर दें, तो कुछ भी हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं तलाल इश्तियाक। आप देख रहे हैं खबरें डिजिटल। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज लाई के साबिक मामले खसूसी रामेद सईद राज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, परवेज लाई साहब का या मोनस लाई साहब का, आप बड़े अरसे से उनके साथ हैं, उनकी एक फैमिली का हिस्सा हैं। मुस्लिम लीग काफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर का जो उसका बड़ा कठिन सफर था, क्या कहेंगे सर इस बारे में? बहुत शुक्रिया। देखें जी, परवेज इलाही साहब ने आज से नहीं, आप अगर उनकी पॉलिटिक्स देखें तो एक ऑलमोस्ट 40-50 साल की उनकी पॉलिटिक्स है। ग्रास रूट से शुरू किया है और गुजरात से लेकर पूरे पंजाब और फिर पाकिस्तान तक का उन्होंने सफ़र किया है। एज अ चीफ मिनिस्टर पंजाब, उससे पहले मिनिस्टर्स रहे, कई डिपार्टमेंट्स के स्पीकर पंजाब असम्बली के रहे, उसके बाद डिप्टी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान रहे। उन्होंने पाकिस्तान की खास तौर पे लोगों की पंजाब के लोगों की इतनी एक मोहब्बत की उनसे, उनके हर काम किए और लोग आज भी उनको याद करते हैं। उनका जहां ताल्लुक है, वो उनका ताल्लुक सारी दुनिया को पता है, उनके साथ उनका ताल्लुक है। उन्होंने कभी इस चीज पे नहीं कहा कि मेरा या बिरादरी है या फला बिरादरी है। उन्हें सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानियत, पंजाब और इस बात के ऊपर उन्होंने हमेशा ताल्लुक बनाया है। उस ताल्लुक की वजह से वो नीचे से लेकर ऊपर तक आए हैं। और आज आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग से लेकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सदर हैं। इसमें मेहनत, लगन, लोगों के साथ प्यार और जिसके साथ अंडरस्टैंडिंग थी या कमिटमेंट थी, उस कमिटमेंट को पूरा किया और उस कमिटमेंट के नतीजे में लोगों ने प्यार किया और उन्होंने इतने ओहदे इंजॉय किए। सर, 8 फरवरी के जो जनरल इलेक्शंस हैं और ज़िमनी इंतखाबात हैं, चौधरी बरादरान अपने घर की सीटों से भी हार गए हैं। फॉर्म 45, 47 का जो मतलब आप लोग कहते हैं, इसका ऊँट किस कर बैठेगा? देखिए जी, 8 फरवरी को अगर आप कहें कि चौधरी बरादरान अपनी सीट हार गए हैं, तो ये गलत बात है। आज भी रिजल्ट उठा के देख लें तो ये जो फॉर्म 47 की बनी हुई गवर्नमेंट है, इनका अपना अपने पास कोई ऐसी चीजें नहीं है कि जिसके जरिए लोगों के वोट बैंक से ये इलेक्शन जीत के आए हो। फॉर्म 45 के मुताबिक गुजरात की जो एनए की सीट थी, जहां से लास्ट टाइम मोने सिलाई इलेक्शन लड़े थे, वहां से आंटी कैसर ने 1,68,000 वोट लिए और उसके मध्य मुकाबल सालेक हुसैन ने 28,000 वोट लिए। लेकिन करामात हुई है 45 से 47 में कि उसके वोट को उन्होंने 90,000 कर दिया, उनको 70,000 कर दिया है। सेम नीचे पीपी 32 में परवेज इलाही साहब जब से इलेक्शन लड़ने लगे हैं 83 से लेकर आज तक वो कभी सीट हारे नहीं है। और जो वहां उस हल्के में उनके मुकाबले कोई इलेक्शन लड़ा है, अगली दफा वो इलेक्शन नहीं लड़ा है, क्योंकि इतनी लीड से परवेज साहब जीतते रहे। इस दफा भी उस हल्के के अंदर वहां जो सालेक हुसैन है उसको 11,000 वोट मिले हैं और जो परवेज इलाही को 70,000 वोट मिले हैं फॉर्म 45 के मुताबिक जो हमारे पास अवेलेबल है। लेकिन फिर वो एक चेंज आई और 47 में उन्होंने हरा दिया, तो कुछ नहीं होता। फिर बाई इलेक्शन हुआ है, बाई इलेक्शन आपके सामने है। बाई इलेक्शन में जितने तरीके से वहां की ब्यूरोक्रेसी ने, वहां की पुलिस ने लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाया, लोगों को घरों से निकलने दिया, लोगों को अरेस्ट किया, लोगों के ऊपर FIR दी, झूठे मुकदमा दिए, फिर भी लोग निकले। लेकिन एट द एंड क्या किया उन्होंने, उनके लिए जो वहां पर हल्के के पोलिंग स्टेशन थे, वहां पुलिस उनके साथ थी। पुलिस ने शरेआम खड़े होकर ठप्पे लगाए, वहां इतनी वीडियो दिखाई गई, मीडिया भी दिखाई गई। और माशाल्लाह कई ऐसे पोलिंग स्टेशन है जो पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। 100% कास्टिंग हुई है और 100% किसी जगह 832 वोट टोटल मर्दों के हैं, तो 832 के 832 वोट उन्होंने कास्ट किए और 832 वोट जो कास्ट हुए हैं उसमें से ऑलमोस्ट माशाल्लाह 40 से 50 लोग मरे हुए हैं और कोई 150 से 200 बंदा मुल्क से बाहर है।
अब हमने सुना था कि मरे हुए लोग वोट कास्ट कर जाते हैं, वो देख भी लिया है कि बाई इलेक्शन के अंदर मरे हुए लोग आए और वोट कास्ट किया उन्होंने वहाँ मूसा इलाही को। इसमें हम ये देख सकते हैं कि जो वहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन थी, उनको किनका साथ था, और इलेक्शन कमीशन जो आज तक सोया हुआ है, जो इन डॉक्यूमेंट्स को देखने के बाद भी अपनी आंखें बंद कर लेता है, क्या करते हैं? कल को जवाब भी देना है हमने। सर, जब ये इलेक्शन, जिस तरह आप कह रहे हैं लोकल एडमिनिस्ट्रेटर का, जब ये इलेक्शन हुए थे तो मोहसिन नकवी साहब निगरान वजीर आला थे, तो आप समझते हैं कि निगरान, वो तो रिश्तेदार भी हैं चौधरी परवेज इलाही के, तो आप समझते हैं कि मोहसिन नकवी साहब ने ये सारा कुछ करवाया है? देखिए जी, ही वाज द चीफ मिनिस्टर पंजाब, और माशाल्लाह जितने भी पीटीआई के ऊपर जुल्म जबर उस दौर में हुए हैं, वो उसकी रिस्पॉन्सिबल मोहसिन नकवी साहब हैं। और उस हल्के के अंदर, गुजरात के हल्के के अंदर उनका अपना जाती ताल्लुक था, क्योंकि वो इनसे रिश्तेदार तो दामाद तो बाद में हो गए, वो सालेक हुसैन के हमजुल्फ थे, उनकी मर्जी के मुताबिक सब कुछ किया गया। अब इंटीरियर मिनिस्टर है वो, जो कुछ किया है वो पूरे पंजाब का रिजल्ट बदलवाने में, वो अगर कहें कि मैंने कुछ नहीं किया है तो क्या कह सकते हैं। आपके मुल्क के प्राइम मिनिस्टर जो थे काकड़ साहब, उन्होंने कह दिया किसी जगह पीटीआई को, पीटीआई के लोग इलेक्शन जिस तरह भी गए हैं, उन्होंने नून लीग को कहा आप 47 वाले हैं, आपकी क्या बात है। तो फिर अगर मुल्क का इंटरम सेटअप का वजीर आजम ये कह दे कि आप 47 के जीते हुए हैं, तो ये पंजाब भी तो उसका प्रोविंस था, फिर मेरे ख्याल में कुछ और हमें कहने की जरूरत नहीं। आप चौधरी परवेज इलाही और चौधरी मोनस इलाही के घर का एक मेंबर है, फैमिली का एक हिस्सा है, कानूनी माविन भी हैं उनके, उनके मुकदमात में पैरवी भी आप करते हैं। क्या कभी जिस तरह आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मोहसिन नकवी ने ये किया, कभी राब्ता हुआ कि आप इसका झुकाव मुस्लिम लीग नून की तरफ हो जाए तो शायद आप लोगों की जान छोड़ दे? नहीं देखिए जी, ये तो सीधी सी बात है। मुस्लिम लीग नून के साथ जाना तो परवेज इलाही साहब कभी भी नहीं जा सकते। 1 साल का अरसा उन्होंने जेल में काटा है, और 80 साल की उम्र में, जब सारी उम्र लैविश जिंदगी गुजारी है, लेकिन एक असूल के ऊपर कि उन्होंने कमिटमेंट की थी हम आपके साथ खड़े हैं, और उन्होंने अपनी कमिटमेंट निभाई। नून लीग के साथ जाना होता तो जब पहले सीएम बने थे उस वक्त चले जाते। मेरे आपके जवाब में एक सवाल है सर। देखिए, वो सीएम उस वक्त जब बनाए गए थे, वो क्यों बने थे? वो इसलिए बने थे कि हम 2018 का इलेक्शन पीटीआई के साथ सीट एडजस्टमेंट करके इलेक्शन लड़े थे। वो जो 8 सीटें या 10 सीटें थी, वो पीटीआई की वजह से थी। अगर उन 10 सीटों के साथ 176 सीटें दे के खान साहब ने पंजाब का वजीर आला बनाया परवेज इलाही को, तो मेरे ख्याल में हर वो खानदानी बंदा जिसके ऊपर कोई ना कोई किसी ने ट्रस्ट किया हो, उसके साथ कमिटमेंट की हो, तो उसको कमिटमेंट निभानी चाहिए। और परवेज साहब ने वो कमिटमेंट 80 साल की उम्र में निभाई है, जब उसके ऊपर 20 केस आपने दाखिल किए हैं, कोर्ट के अंदर केस फाइल किए हैं, कोर्ट ने उनको बरी किया कई केसों के अंदर, बाकियों में जमानतें हो गई हैं। तो मेरे ख्याल में उनकी कमिटमेंट के ऊपर कोई शक नहीं कर सकता। सर बिल्कुल, जिस तरह आपने कहा, आपके जवाब में मेरा एक सवाल है। जब सदर आसिफ अली जरदारी, मियाँ शहबाज शरीफ, ये एक जब निगरान वो सेटअप बनने से पहले जो पीडीएम की हुकूमत बन रही थी, परवेज इलाही साहब के पास और चौधरी शुजात साहब के पास आए, जिन्होंने कहा कि परवेज इलाही साहब को सीएम बना दिया जाए, तो इस पे एग्री भी चौधरी बरादरान कर गए। इस्लामाबाद से वापसी पे गाड़ी का रुख इमरान खान की तरफ मोड़ दिया गया, उसमें आप भी शामिल थे क्योंकि आप इन मीटिंग में शामिल थे। क्या वजह थी कि एकदम इनको डिनाई करके और उनका इमरान खान का साथ देने की तरफ तरजीह दी गई? मैं थोड़ी आपकी थोड़ी क्लियरेंस कर दूं, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई कमिटमेंट नहीं हुई थी। नहीं सर, ये ऑन रिकॉर्ड चीजें मैं गलत बातें ऑन रिकॉर्ड, ये यहाँ मीडिया पे बैठ के बातें करना आसान है। यहाँ तो आसिफ जरदारी साहब ये कहते रहे कि हम जनाब ये हमने मुआहदा किया है, ये कौन सी हदीस है? हमारे साथ ना कोई मुआहदा था, ना कोई एग्रीमेंट था। बातचीत के लिए हर रोज आते हैं, और उस दिन भी जो कहते हैं जी वहाँ पर दुआ मांगी गई, वो एक हमारे सेनेटर साहब थे, उनकी वफात हुई थी, उसकी बात हुई थी, उनके लिए फातिहा कर लें, वो फातिहा हुई थी। ऐसी कोई कमिटमेंट नहीं। परसेप्शन तो यही दिया मैं है। देखिए, जो मीडिया पे जो मर्जी कहें, यहाँ भी खड़े होकर बताते रहते हैं कि फलां हो गया फलां हो गया, रियलिटी से उससे कोई ताल्लुक नहीं था। चौधरी साहबान के घर हमेशा डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के पॉलिटिशियन आते रहे हैं, और वो भी उस वक्त आए थे कि आपको हम इस तरीके से करते हैं। लेकिन ये डिसीजन हुआ, मोनिस ने कहा, मोनिस ने उस वक्त ये कहा था कि हम 2018 का इलेक्शन खान साहब के साथ सीट एडजस्टमेंट करके लड़े। उन्होंने हमारे मुकाबले में कैंडिडेट्स नहीं दिए हैं। अगर उन्होंने कैंडिडेट्स नहीं दिए हैं तो उनकी सीटें हैं, और आज हम उनके साथ खड़े हुए हैं, तो हमें आगे खड़ा उनके साथ ही रहना चाहिए। या तो हम इन 10 सीटों को रिजाइन कर दें, हम जीत के आ जाएं इनके साथ, फिर नून लीग के साथ खड़े हो जाते हैं। ये मिसकंसेप्शन थी। खान साहब के साथ
कमिटमेंट मोनेस ने की थी कि हम आपके साथ लड़े थे 18 में इलेक्शन। बाद में मोनेस को उन्होंने फेडरल मिनिस्टर भी बनाया, उसके बाद उन्होंने परवेज साहब को पंजाब का सीएम भी बनाया। सर एक दौर था तारिक बशीर चीमा जब मुस्लिम लीग काफ इकट्ठी थी, उनका कहना था कि इमरान खान चौधरी मोनस लाई को ना वजारत में देखना नहीं चाहते। तारिक बशीर चीमा झूठ बोलते हैं या कौन गलतियां नहीं करता है? देखिए तारिक बशीर चीमा साहब, मेरा तो आदत रही है हमेशा पॉलिटिक्स में मैं किसी के बारे में गलत बात नहीं करता। उनका अपना ज़मीर क्या से बोलते हैं, कहाँ से क्या करते हैं, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूँगा। उनका ये कहना कि वो पसंद नहीं करते थे और फिर लिहाजा इस साइड पे ये चले गए। मीडिया पे बातें मौजूद हैं, ये उन्होंने ऑन रिकॉर्ड बातें कही हैं। देखिए जो उन्होंने कई बातें ऑन रिकॉर्ड कही थी, वजाद साहब के बारे में भी बातें की थी, वजाद साहब ने उनके बारे में बातें की थी। आज दोनों इकट्ठे बैठे हुए हैं, एक ही सीट पार्टी से उनका बेटा है, मैंने भी जीता हुआ है, वो भी जीत के बैठे हुए हैं। ये उनकी बातें वो ऐसी करती रहते हैं जिनका पीछे बैकग्राउंड कोई भी नहीं होता और वो बात उछाल देते हैं। अगर ऐसी बात थी तो खान ने बाद में मोनेस को मिनिस्टर फॉर वाटर रिसोर्सेज बनाया कि नहीं बनाया? वो बनाया। और जब उसके बाद वाटर रिसोर्स के बाद यहाँ पंजाब का सीएम बनाया। जब तक इनको रहा, ये चीमा साहब हमारे साथ रहे कि जब ऊपर इक़्तिदार में मामला ठीक नहीं चल रहे थे। जब इन्हें फील हो गया कि परवेज इलाही सीएम बनने जा रहा है, उसके अंदर उस वक्त शुजात साहब के बेटों के दिल में भी शुरू हो गई, ओहो ये पंजाब के सीएम बन जाएंगे, हम क्या करेंगे। तो ये और चीमा साहब, मैं फिर कुछ नहीं कहूँगा, मैं कहता हूँ फिर मैं बात कर जाऊँ, कल को वो कहेंगे कि ऐसी चीज़ है, क्योंकि पॉलिटिकली मैं उनकी फैमिली का इशू है, वो मोनेस साहब जाने, परवेज साहब जाने या शुजात साहब जाने, हमें तो एक तरबियत दी गई है सियासी कारकुन के तौर पर अपनी फैमिली में भी कि बड़ों के बाद अगर कोई गलत काम भी किया उन्होंने, उनके बारे में मेरा नहीं ख्याल कि मैं कुछ कहूँगा। इस बात में किस हद तक सच्चाई है कि चौधरी मोनस लाई की प्रेशर देने पे चौधरी परवेज लाई इमरान खान का साथ नहीं छोड़ते, या कैसरा लाई की प्रेशर की वजह से? इस बात में किस वजह कितनी को सच्चाई है सर? देखें एक खानदान है, एक घर है, एक घर के अंदर, आपके घर के अंदर भी मियाँ बीवी बहन भाइयों के दरमियान बातचीत होती है, तो वो एक पॉलिटिकल घराना है और वो लोगों की, जो लोगों ने उनके साथ प्यार किया होता है वो उनको प्यार को निभाते हैं, जिन्होंने कोई एहसान किया होता है एहसान लेके चलते हैं। 10 सीटों के साथ आपको पंजाब का सीएम बनाया, तो उस पंजाब का सीएम बनाने के बाद अगर असेंबली डिसॉल्व की है तो उन्होंने कमिटमेंट की थी, वी आर विद खान, तो हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं। उन्होंने परवेज इलाही साहब को एक 8 सीटों की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग से जब वो छोड़ के इधर आए तो एक बड़ी पार्टी का पाकिस्तान का प्रेसिडेंट बना दिया, आपको सीएम बना दिया। तो मेरे ख्याल में वो खानदानी लोग ही होते हैं जो अपने खून के अंदर, उनके अंदर ये चीज़ शामिल होती है कि वो बदला देते हैं। तो मेरे ख्याल में मोनेस इलाही, परवेज साहब, कैसरा आंटी, ये सब एक पेज पे हैं और वो ये कहते हैं कि हमने जिसके साथ कमिटमेंट की है वो पूरी करनी है। अगर वो बात इल्ज़ाम मोनेस पे है कि किसी के साथ कमिटमेंट करके पूरी करता है, तो मेरे ख्याल है मोनेस पे ये इल्ज़ाम ठीक है, वो कमिटमेंट का पूरा कर। आप देखते हैं कि आइंदा ये जो कड़ा वक्त पर चौधरी परवेज लाई ये खानदान देख रहा है, 5 सालों में क्या सिनेरियो होगा, बर्दाश्त कर लेंगे सर? देखिए जी, 5 साल का, 1 साल आपने 80 साल की उम्र में परवेज इलाही साहब को जेल में रखा झूठे मुकदमात के अंदर और कुछ नहीं निकल सका। अब आप कहते हैं कि 5 साल, मेरा नहीं ख्याल कि ये गवर्नमेंट 5 साल चलेगी। ये कुछ अरसे की मेहमान है, मेरे ख्याल में कोई अगले 7-8 महीने के अंदर शायद इनको बाई इलेक्शन कराना पड़े या पूरे मुल्क के अंदर, क्योंकि फॉर्म 45 से 47 जो कन्वर्ट किया हुआ है उसकी जो टाइम लिखा हुआ है वो 180 डेज है। 180 डेज के अंदर ट्रिब्यूनल डिसाइड करना है। अब ट्रिब्यूनल बने हुए को 2 महीने हो चुके हुए हैं, तो आगे मैक्सिमम 4 महीने हैं या 6। मैंने इसलिए आपको आगे 8 महीने की बात की है कि ये सिस्टम के अंदर वापस आनी है, ये सीटें उनको मिलनी है, फिर इनके लिए मसाइल होने हैं, इन्होंने नया इलेक्शन कराना है या किसी और सीट पे जाएंगे, इस तरह सूरत हाल नहीं चलेगी। सर जिस तरह आपने बोला है कि ये सीटें इन्हें वापस मिल जाएंगी, 10 मिल जाएंगी, 20 मिल जाएंगी, उससे हुकूमत तो नहीं बनेगी? आपको किसने कहा 10 या 20 है? टोटल माशाल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने 16 सीटें जीती हैं और बाकी सीटें जितवाई गई हैं। क्या बहुत बड़ी बात मैं है। आपको सही बात कर रहा हूँ, लाहौर के अंदर टोटल 14 सीटें एमएनए की हैं और नून लीग सिर्फ 3 सीटों पे जीती है जेनवन, बाकी सारी 47 की पैदावार है। आप डाटा उठा के देख ले, फॉर्म बोर्ड, हम तो इलेक्शन कमीशन के साथ काम करते हैं, इलेक्शन कमीशन के केसेस करते हैं, हमारे पास तो जितनी केसेस की लिस्ट पड़ी है, जिसका फॉर्म 45-47 उठा के तो कटिंग की हुई है, आप 30 को 130 कर दिया गया, जिसके 430 उसको 0 लगा के 30 किया गया। ये सब हुआ है और ये खुलना है, ये चीज खत्म नहीं हो सकती। ये आप देखें कि अगले कुछ अर्से के अंदर देखें, अदालतें इस मुल्क की आज़ाद हैं, अदालतों ने हमेशा
फैसले किए हैं। कई दफ़ा मुश्किल मराहल भी आते हैं, प्रेशर भी होते हैं, जिस तरह अभी हाई कोर्ट के जजेस ने कहा प्रेशर था सुप्रीम कोर्ट, तो सिस्टम चल रहा है। हम बेसिक हमारी सबकी ख्वाहिश ये है कि ये पाकिस्तान हमारा है, हमने मरना जीना हमारा यहाँ पर है, हमने यहाँ से बाहर नहीं जाके रहना। लिहाजा कॉन्स्टिट्यूशन दिया हुआ है इस मुल्क को पाकिस्तान की अवाम ने, और उस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत मुल्क ने चलना है, और इंशाल्लाह मुल्क होगा, मुल्क तरक्की करेगा तो हमारी इज्जत होगी। सर, चौधरी परवेज लाई का एस्टेब्लिशमेंट और ताकतवर हलकों से हमेशा अच्छा ताल्लुक रहा है। अब क्या वजह बनी कि एक इतना डिफरेंस हो गया? देखिए हमेशा चौधरी साहबान का इस्टेब्लिशमेंट क्या, पाकिस्तान फौज हमारी है, इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुक रहा, लेकिन कई चीज़ें आती हैं सिस्टम के अंदर जिनकी वजह से ऊपर नीचे उतार चढ़ाव आते रहते हैं। ये भी फॉर द टाइम बीइंग अगर उनको इस बात की दी गई है कि खान इज इन हॉट वाटर्स नाउ डेज, तो जो खान के साथ खड़ा है उसने भुगतना है। तो वक्त सदा एक जैसा नहीं रहता होता, यहाँ टेबल टर्न होते हुए देर नहीं लगती होती, ये पॉलिटिक्स है। यहाँ पर सब कुछ कहा गया था कि मियाँ नवाज शरीफ साहब 2017 में ये चोर हैं, इन्होंने मुल्क लौट लिया है, तबाह कर गए हैं, मुल्क चले गए हैं, हम इनको वापस नहीं आने देंगे। यही अदालतों से ये सब फैसले हुए, फिर टेबल टर्न हुई और जिसको तलाक दी हुई थी उससे रजू करना पड़ा, मियाँ साहब को वापस बुलाना पड़ा, जिसके साथ शादी की थी उसको छोड़ के इद्दत के केसों में फंसा दिया गया। क्या कह सकते 9 मई के हवाले से सर बड़ी खौफनाक रिपोर्ट आई है जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की लोकेशंस और इhtजाज की जगह सारी चीज़ें नॉमिनेटेड हैं। इस हवाले से सर आपका क्या मानना है? देखिए जी, मैं हमेशा कहता हूँ कि पाकिस्तान हम है तो हम हैं। अगर पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान के इदारे, हर इदारे को एक दूसरे का एहतराम करना चाहिए। 9 मई के अंदर जो लोग शर पसंद थे, जिन लोगों ने पाकिस्तान की अमलाक को नुकसान पहुंचाया, पाकिस्तान की चीज़ों को नुकसान पहुंचाया, हम उनकी वकालत नहीं करेंगे, लेकिन उसके ऊपर जुडिशियल इंक्वायरी होना ज़रूरी है कि कौन लोग इन्वॉल्व थे और उससे फ़ायदा किन लोगों ने लिया। ये चीज़ प्रूव होनी ज़रूरी है, 9 मई के अंदर हो या उससे पहले 25 मई के जो कुछ हुआ हो या उससे पहले के इश्यूज हो, इन सब को लेके हमें आगे चलना है और पाकिस्तान के अंदर नफरतों को ख़त्म करना चाहिए। जो मुल्क दुश्मन हो, जिसने मुल्क के इदारों पे हमले किए हों, जिसने सुप्रीम कोर्ट पे हमले किए हों, जहाँ जहाँ किए हों, उनको उनकी सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन बेगुनाह लोग जो पाकिस्तान के कई इन्वॉल्व किए गए हैं, उस बेगुनाह को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। आपके मुखालफिन का कहना है कि 80 साल की उम्र में बेटा बाप को छोड़ के बाहर के मुल्क बैठा है। इस पे आप क्या जवाब देंगे? देखिए जी, मुखालफीन तो मैं राणा सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट सुन रहा था। राणा साहब ने भी ये कहा है कि मैं नहीं सोच सकता था इस हद तक जाएंगे, और मैं उनका एहतराम करता हूं कि वो अपनी लीडरशिप के साथ खड़े रहे। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। बाकी छोटे मोटे इस तरह के लोगों की आदत है बोलते रहना कि बाप को छोड़ के बाहर चला गया, वो उससे पहले मुल्क से बाहर था। जब बाप को नाहक आपने जेल में रखा हुआ है, तो क्या आप मेंटली आप कितने मर्जी स्ट्रांग हो, आपको अल्लाह मियाँ ने सोचने समझने की सलाहियत दियो, तो आप क्या करेंगे कि आप एक बाप को जेल में रखा हुआ है, आप भी भाग के मैं भी आगे मुझे भी जेल में जाने दें। तो हमेशा आपको विजडम के तौर पर सोचना होता है कि ज़रूरी नहीं कि आपने जेल में बैठ के सर्च करनी है, बाकी चीज़ें भी बैठ के चलानी होती हैं। माशाल्लाह वो बाहर बैठे थे, केसेस चल रहे थे, वकील हम पेश हो रहे थे, हर चीज़ ये मैनेजमेंट करनी होती है। आज अल्लाह का शुक्र है सुरखरू हुए, बाहर आ गए। तो वक्त के साथ जितने केसेस हैं वो भी आएंगे, सामना करेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि उनके ऊपर कोई ऐसा केस है जो उनके खिलाफ इन्होंने 8 9 10 केस किए हुए हैं। किसी केस में कोई एक एविडेंस उसके खिलाफ नहीं है। 302 के मुकदमा कर दिए उसके ऊपर, बोनस पे, कि वो मुल्क से बाहर है जी, पीछे मार दिया है, बंदों ने मारा है, उसके कहने में मार दिया। तो यार ये 109 जिसके कहते हैं ना अमेटमेंट, जिसके ऊपर जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी दी गई थी, वो एक ही केस आया था, अब भी वो उसको देने के चक्कर में पड़े हुए हैं। तो मेरा भी ख्याल कि ऐसी गलत केसेस से कोई किसी को आप नीचा दिखाने के लिए आप कुछ करेंगे। मेरे ख्याल में अब हालात ऐसे आ गए हैं, हमें पाकिस्तान के लोगों को इकट्ठा करना है और पाकिस्तान को आगे लेके चलना है। आगे लेके चलने के लिए हमें निगोशिएशन भी करनी है, हमें टेबल पे भी बैठना है, पाकिस्तान को इकोनॉमिकली आगे भी लेके चलना है। उसके लिए हम सब ने मिलकर करना है इंशाल्लाह। और मोने सिलाई आपको पता है इस मामले के अंदर बड़ा विजडम रखता है, वो तो हमेशा बातचीत के हक में होता है, वो किसी से इंतकाम के कभी हक में नहीं होता है। वो तो कहता है बात को निगोशिएशन से हल किया जाए और मुल्क को आगे लेके चला जाए। इंशाल्लाह आगे लेके चलेंगे।
सर चौधरी परवेज लाई की जो रिहाई है क्या किसी डील का नतीजा है? नहीं, बिल्कुल नहीं जी। उनके ऊपर 19 केसेस थे और 19 केसेस के अंदर सब केसों में उनकी बेल हुई। उनमें से कोई 8 से 9 केस थे जो डिस्चार्ज हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि उनकी हेल्थ कंडीशन अच्छी नहीं है, लिहाजा उनको आप घर में शिफ्ट कर दें, हाउस अरेस्ट कर दें। तो वहाँ से लाहौर शिफ्ट किया गया। तो यहाँ लाहौर जेल में शिफ्ट किया गया, लाहौर अडयाला से यहाँ पर कैंप जेल में, कोट लखपत जेल में कोटला। शिफ्ट किया गया। लेकिन उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन चल रही थी जस्टिस अमजद रफीक साहब के पास। उसमें कुछ एफआईआर का हवाला दिया था कि उसमें इनका नाम है। तो कोर्ट का ये ओपिनियन था कि आप ये बताएं कि ये एफआईआर जब रजिस्टर हुई है उससे पहले एक इस कोर्ट ने ऑर्डर किया हुआ था। उन्होंने कहा जी हाँ, हमने इनको इसलिए अरेस्ट नहीं किया कि उस कोर्ट में कहा हुआ था, इसलिए हमने उनको अरेस्ट नहीं किया। तो जब उनमें अरेस्ट नहीं किया है तो नॉन एफआईआर जितनी थी उनमें बेल हो चुकी थी या डिस्चार्ज हो गए थे। तो या तो अब नए एफआईआर कोई और उनके ऊपर बोगस बनाते, जो मेरे ख्याल में अब उन लोगों को भी पता है जिन लोगों ने ये बोगस एफआईआर की कि अब बस कर दें। कितने झूठ झूठ करेंगे, आखिर हक सच की फतह होती। 6 जजेस के खत का मामला किस रूट बैठेगा, किस करवट बैठेगा? देखिए जी, मामला वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास पेंडिंग है। जजेस ने कहा है, आखिर एक लीगल एक्मम के साथ वो बैठे हुए हैं और उन्होंने कुछ लेटर में लिखा है और उस लेटर को सुप्रीम कोर्ट ने उठाया है और उसके ऊपर बातचीत हो रही है। कोर्ट ने असिस्टेंस लेनी है, सब कुछ चलना है। आखिर कोई बात हुई है तो ये बात निकली है। मेरे ख्याल में ये लेट द सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कि क्या चीज़ हुई है, क्योंकि जो केस पेंडिंग हो उसके ऊपर हमें लीगल एथिक्स यही कहते हैं कि आप उसके ऊपर अपनी बातचीत ना करें। वो कोर्ट डिसाइड होने दें, डिसीजन के बाद हमारे पास आएगा, हम इंशाल्लाह उसके ऊपर बातचीत भी करेंगे। आप बार के सेक्रेटरी भी रहे हैं। लाहौर में जब पुलिस की जानिब से वकीलों को फैंटी लगाई गई है, हुकूमत में उनके अपने नुमाइंदे हैं, वफाकी वजीर कानून जो हैं वो एक वकील हैं और किधर बैठे, क्या वजह थी सर पुलिस ने वकीलों को फैंटी लगाई? और उसका वो अभी तक कोई सिनेरियो सामने भी नहीं आया, वकला की हड़ताल भी खत्म हो गई। देखिए जी, बार के अंदर हमेशा वकला ने रूल ऑफ लॉ के लिए बात की है और हमेशा हक और सच के साथ खड़े हुए हैं। इस हालत में भी जब एक मुतनाज़ा नोटिफिकेशन जारी हुआ है और मुतनाज़ा नोटिफिकेशन के ऊपर वकला ने बात की और वकला का जो बात थी वो बिल्कुल जेन्युइन बात थी। उस जेन्युइन बात के ऊपर अगर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने इस तरह की बातें की तो उन्होंने कहा कि पुलिस को इनको पीछे निकाला जाए या धकेला जाए। तो जितनी भी एफआईआर हुई हैं मेरे ख्याल में उसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को अगर लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस कहे कि इनके खिलाफ एफआईआर देनी है तो किसी की जरूरत है ना करे। हाँ, आप नहीं पॉलिटिक्स होती समझते है। वकला कमजोर हो गए? देखिए वकला कभी पार्टी मतलब कोई अपनी पार्टी एफिलिएशंस की वजह से वकला की तहरीक में वो जान भी नहीं रही और वकला की मतलब बढ़ चुके हैं नहीं वकला। सर, देखिए वकला हमेशा से पॉलिटिकल, कोई वकील ऐसा नहीं है जो पॉलिटिकली एक्टिव ना हो। हर वकील किसी न किसी पॉलिटिक्स के साथ उसका ताल्लुक होता है। लेकिन हमारी बार की पॉलिटिक्स डिफरेंट होती है, हमारे बार की ग्रुपिंग अलग होती है। अब अगर हम एक ग्रुप में बैठे हुए हैं, हम आसमा जहांगीर ग्रुप है जिसके अंदर भोन साहब है, आजम साहब है, सब लोग हैं, मैं अगर इस साइड पे हूँ तो हम इकट्ठे ही हैं, हम इश्यू। दूसरा ग्रुप है जो एक लाइन लेता है कि हमने बात करनी है, लेकिन वो जजेस के साथ मिलके कई ऐसे काम करता है कि लोगों को, आम वकील को धोखा देते हैं। आम वकील की कभी किसी ने बात नहीं की है। हम जब परवेज इलाही साहब इस मुल्क के सूबे के वजीर आला रहे, उन्होंने प्रोसिक्यूशन का डिपार्टमेंट कायम किया, सैकड़ों लोगों को, हजारों लोगों को नौकरी दी। उसके बाद इतनी जॉब क्रिएट की, नौकरियां दी। अभी हमने एक और एक्ट बनाया हुआ था, उसके तहत हम वकला को अकोमोडेट करने जा रहे थे। हमेशा हमारी यही ख्वाहिश रही है और कोशिश करते हैं कि यंग लॉयर्स को आगे लाया जाए और उनको प्रमोट किया जाए और उनके मसाइल का हल किया जाए। इस तरह के जो मुताज़ नोटिफिकेशन है, इसके ऊपर अदलिया को भी चाहिए, सब तो नहीं कह सकते, कुछ जो इसमें किरदार खराब करने की कोशिश करते हैं कि बार और बेंच दो पहिए हैं, इनको इकट्ठा लेके चलना है। अगर कोई एक पहिया भी खराब हो तो वो नहीं चल सकती। सो चीज़ों के ऊपर इनको दोबारा देखना चाहिए कि किस तरीके से लेके चलना है। सर जाते जाते पूछूंगा कि क्या चौधरी बरादरान दोबारा से इकट्ठे होंगे? देखिए जी, जो काम सालेक हुसैन और शाफ हुसैन ने कर दिया है, अपनी फैमिलीज के साथ ज्यादती की, जिसके ऊपर आंटी कैसर इलाही ने और आंटी समीरा इलाही ने बड़ी खुल के बात की है कि उनके घरों के अंदर पुलिस का घुस जाना और सब कुछ करना, उनका जिक्र आना। अगर उनका दिल खुला है और वो ये देखते हैं कि हम इनको माफ कर दें तो कुछ भी हो सकता होता है। लेकिन अगर वो उनको माफ नहीं करती हैं, अपने मतलब वो उनकी पोपो थी दोनों, अगर वो माफ नहीं करते हैं तो फिर मेरे ख्याल में ऐसी कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि पॉलिटिकली
मैं तो नहीं समझता कि वो कोई ऐसे हैं कि जिनकी के ऊपर बात की जा सके। वो फार्म 47 की पैदावार है, वो वैसे ही खत्म हो जानी है। यहाँ मोनेस का लोगों के साथ ताल्लुक, परवेज साहब का लोगों के साथ ताल्लुक, ये सबको पता है और आगे पॉलिटिक्स इन्होंने करनी है। सर जाते जाते एक लास्ट सवाल पूछूंगा, शेख रशीद जैसे चिल्ला काट के आए थे, उसके बाद आपका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ या नहीं? देखिए जी, पाकिस्तान के अंदर जब हम वकालत करते हैं तो वकालत के अंदर हमारा फैमिली बैकग्राउंड, हम शुरू से पॉलिटिक्स के अंदर हैं। तो सियासी तौर पर जब आप कुछ आगे चलते हैं, सिस्टम में चलते हैं, तो ऐसी सोबतें, कैदोबंद की सोबतें आती रहती हैं। ये वक्त आता है, ये गुजर जाता होता है। इसको अच्छे हालात में अच्छी चीज़ों के साथ अच्छी चीज़ों को याद रखें। जो बुरा वक्त है उसको भूल जाएं तो आगे चल सकते हैं। अगर वो दिमाग में रखेंगे तो आप आगे नहीं चल सकते। सो हमें पाकिस्तान के लिए सोचना है, उसके लिए हमें आगे आगे देखना है, पीछे को भूल जाना है। बहुत शुक्रिया आमिर साहब आपका वक्त देने का। थैंक यू वेरी मच सर। वेलकम सर।